जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एज़ यू नो बेटा कि हमारा जो है वो चैप्टर 9 रह गया था, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, क्लास 9M का। ठीक है, तो एडिशनल मैथमेटिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई देख रहा है यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उससे गुजारिश है कि ये चैप्टर आपका नहीं है। ये 9 क्लास फिज़िक्स आगा खान बोर्ड, उसका चैप्टर 9 हम पढ़ने जा रहे हैं रिवीजन के तौर पे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर इंशाल्लाह इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो उसको स्टार्ट करते हैं। थर्मल एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इन अ फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। पूरे दिन में जितने भी आप लोग प्रैक्टिकल काम करते हैं उसमें आपको इसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स जो है वो मिलती रहती हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो पानी उबालने के लिए रखा, ठीक, तो आपको जो पतीली है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर पानी है, ठीक है, आपने उसको चूल्हे पर रख दिया। अच्छा, आग की जो हीट होगी वो ट्रांसफ़र होगी उस पतीली के अंदर या फिर उस बाउल में जहाँ पे पानी हीटअप हो रहा है, और उसका सबूत आपको ये मिलेगा कि आपका पानी जो है वो उबलना शुरू होगा बाद में, क्योंकि आपको जो इन्वायरमेंट था, ठीक है, उसका टेम्परेचर कम था। ठीक है, अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करता हूँ तो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो लो था। इस लो टेम्परेचर से आपकी हीट ट्रांसफ़र हुई है उस बाउल में जहाँ पे आपने उसको हीट ट्रांसफ़र कर रहे थे आप लोग, तो यहाँ से पानी उबलना शुरू हुआ। ठीक है, तो कोल्ड इन्वायरमेंट से हॉट इन्वायरमेंट के अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है हमेशा, ये लिख लें आप लोग। अच्छा, इसकी ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो थर्मल एनर्जी की अगर बात करेगा, ट्रांसफर हीट की अगर बात करेगा, तो थर्मल एनर्जी का आपने ये वर्ड यूज़ करना है, सही है, फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये डेफिनेशन लिखते हुए ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। आगे चलते हैं। इट कंटिन्यूज ऑल द टाइम एज लॉन्ग एज बॉडीज इन थर्मल कॉन्टैक्ट आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अच्छा, इसके लिए डिफरेंट टेम्परेचर होना लाजमी है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आपने हीट प्रोवाइड की है, तो जाहिर सी बात है ये टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। और कोई भी चीज़ आप लोग उबाल रहे हैं या फिर जिसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग, तो उसका टेम्परेचर जब बढ़ेगा, इसी को मैं बोलूँगा कि थर्मल ट्रांसफ़र हो रहा है। अच्छा, दो बॉडीज़ में हीट ट्रांसफ़र करने के लिए आपको पता है कि उन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जाएगी हीट, ये वेज है, सही है, हीट ट्रांसफ़र करने के। उसकी बात करते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अच्छा, कंडक्शन को पढ़ लेते हैं। कंडक्शन बहुत आसान सी चीज़ है, जाहिर सी बात है, ये मेटल्स में सॉलिड में होती है, तो ये एक मेथड है हीट ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री कोल्ड पार्ट्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल है या सॉलिड है, उसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कम्प्लीटली पैक टुगेदर होते हैं। अगर मैं इसकी डायग्राम बना लूँ ऐसे, तो जाहिर सी बात है कि इसके जो एटम्स हैं वो कम्प्लीटली टाइटली पैक्ड होते हैं आपस में। तो जब आप इसको हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो इनके अंदर ना वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। उस वाइब्रेशन से ये एक दूसरे को भी ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और आहिस्ता आहिस्ता इन सब के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र बढ़ता चला जाता है, और हीट ट्रांसफ़र होने के बाद इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि हीट ट्रांसफ़र करने के लिए मॉलिक्यूल्स और एटम्स, इनकी वाइब्रेशन से हीट ट्रांसफ़र होती है आपस में। के लिए आपको जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे आना पड़ेगा, या फिर टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए दो इन्वायरमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है कंडक्शन। आगे चलते हैं। हीट एनर्जी फ्लो बोथ इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट मेटल्स आर गुड कंडक्टर देन नॉन मेटल्स। ये हमें पता है कि मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होते हैं, बेटर कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसका मतलब वो हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक। आगे चलें। हाउ डज द हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स इन मेटल्स सो रैपिडली देन नॉन मेटल्स। अच्छा, ये सवाल है, जो हीट है वो हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट्स के अंदर, मेटल के अंदर इतनी रैपिडली क्यों ट्रांसफ़र होती है जितनी नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो ये है कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, सही। इसको पढ़ लेते हैं। द सब्सटेंसेज विच कंडक्ट हीट ईजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। बिल्कुल सही है, लाइक मेटल्स। अच्छा, मेटल्स के अंदर, अच्छा अब ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट पढ़ें। ये जो सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं कि मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 8 की साइंस। अच्छा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसका वाइस वर्सा होगा। जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है उसका वाइस वर्सा बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। वो कैसे? द सब्सटेंसेज विच डज नॉट कंडक्ट हीट इजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स। अच्छा, इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएगी वो आएगी वुड की, वूल की, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। इनके अंदर जो एबिलिटी होती है, सही है, हीट कंडक्ट करने की, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आयरन की, स्टील की, तो उनकी ज़्यादा होगी क्योंकि वो मेटल्स हैं, और ये वुड, वूल, प्लास्टिक, रबर ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक। तो इसके अंदर ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अच्छा, बैड कंडक्टर का मतलब ये है कि अगर इनको हीट प्रोवाइड की जाएगी तो कम टाइम के अंदर, ज़्यादा टाइम के अंदर ये कम हीट एब्जॉर्ब करेंगे एज़ कम्पेयर टू मेटल, जो कम टाइम के अंदर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे,
ठीक। अब पढ़ लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अच्छा, किसी भी चीज़ के साथ अगर रेट आ जाता है ना, तो जाहिर सी बात है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर भी ये बात पढ़ी होगी कि उसको टाइम से डिवाइड करना पड़ता है हम लोगों को। सही है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो v/t होती है। सही है। तो किसी भी चीज़ का के साथ अगर रेट आ जाता है कि इसका रेट मालूम करें या रेट ऑफ समथिंग, तो समथिंग को आपने डिवाइड करना होता है टाइम से। सही है। अब ये देखें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब ये है कि हीट डिवाइड बाय टाइम। ठीक। इसका रेट निकालने के लिए मुझे हीट को या फिर हीट एनर्जी को डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये आ गई हीट और ये आ गया डिवाइड बाय टाइम। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कंसिडर अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ लेंथ L having cross sectional area of its opposite faces. Heat energy flows from the temperature T1 to the other parts of the temperature. अब ये बोल रहा है कि एक सॉलिड ब्लॉक है, सही है, जिसकी लेंथ वो बोल रहा है कि आप कंसिडर कर लें, अज्यूम कर लें कि वो L है, ये आ गई, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है कोई ना कोई, और हो ये रहा है कि हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू अदर पार्ट्स ऑफ द टेम्परेचर। कोई ना कोई इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा, लेकिन डिफरेंस इन टेम्परेचर आपको पता लगेगा दो इन्वायरमेंट्स के अंदर। वहाँ से टेम्परेचर ट्रांसफर हो रहा है T2 पे इन T सेकेंड। सही है। अब फॉर एग्जांपल ये इन्वायरमेंट 1 था, A और B, ये A आ गया और ये B आ गया। यहाँ पे T1 था और यहाँ पे T2। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डिफरेंस इन टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। वो हम देखते हैं आगे कि T2 माइनस T1 अगर करेंगे तो डिफरेंस इन टेम्परेचर आता है। अभी हम पढ़ लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेट आपका डिपेंड करेगा। कि रेट अगर फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, लेंथ है सॉलिड की, तो अगर लेंथ बढ़ाऊंगा सॉलिड की तो उससे रेट ऑफ फ्लो बढ़ेगा या फिर कम होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर आता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन, इस तरह की सारी चीज़ें। तो इसको देख लेते हैं। रेट एट विच द हीट फ्लोज थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को देख लेते हैं कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर, ये तीन फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए जो आपके एसएलओस के अंदर है, कि अगर इनको बढ़ाऊँ या कम करूँ तो इससे क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ हीट पे या फिर हीट ट्रांसफर पे। फैक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ सॉलिड है, लार्जर द क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्जर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब फॉर एग्जांपल कि कोई सॉलिड था, सही है, जिसका एरिया A था, मैं बना लेता हूँ यहाँ पर A। अच्छा, अब इसका एरिया अगर मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ फ्लो भी बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर दो चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो इफ़ वन विल इंक्रीज द सेकंड विल ऑल्सो इंक्रीज। जो सेकंड फैक्टर आएगा वो आएगा लेंथ ऑफ सॉलिड। ठीक। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ी गलती हो गई थी, लार्जर लिख दिया था मैंने, ये लोअर है। लार्जर द लेंथ बिटवीन हॉट एंड कोल्ड एंड्स ऑफ द सॉलिड, लोअर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, A से लेकर B तक, फॉर एग्जाम्पल ये हॉट था या फिर इसको आप बोलते हैं ये कोल्ड था और ये हॉट था, लेंथ अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि हीट को ट्रांसफ़र होने में यहाँ से यहाँ तक या आगे की तरफ ये टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो उसका जो रेट होगा फ्लो होने का वो कम हो जाएगा। तो इसका रीज़न है, दैट्स वाई इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम लोग हमेशा 1/L यूज़ करेंगे। अच्छा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन होता है और सामने न्यूमरेटर के अंदर आती है वैल्यू, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में 1/ वो दूसरा फैक्टर हो जाता है जो कि इस केस में L है। अच्छा, तीसरा फैक्टर जो हमारे सामने आता है वो आता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स। अच्छा, जितना भी देखो, जितना ग्रेटर टेम्परेचर होगा ना, टेम्परेचर डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो उतना ही जल्दी आपका रेट फ्लो होगा। किस तरह? अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -10 का डिग्री सेंटीग्रेड एक एनवायरमेंट टेम्परेचर था, आपने जब इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू की तो ये इसको कन्वर्ट करना है आपने 100 में। सही है, तो इनका जो डिफरेंस है अगर मैं 100 में से ये माइनस कर दूं तो इसका एक तो इसका खुद का नेगेटिव है और ये, तो इसका जो टोटल डिफरेंस आएगा वो 110 आ रहा है। ठीक, इस 110 ये जितना बढ़ेगा, अगर मैं बोलता हूँ कि ये 110 से 120 हो गया, सही है, इसका जो डिफरेंस है, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, क्योंकि इनका डिफरेंस ज़्यादा है। जितना भी टेम्परेचर में डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका रेट ऑफ फ्लो होगा। अच्छा, ये आपने तीनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब इसकी बनाते हैं हम इक्वेशन कंबाइनिंग दिस फैक्टर्स। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तो एरिया था, एक डिफरेंस इन टेम्परेचर था, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल L था जो कि लेंथ थी मेरी। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मैं हटा दूँ तो उसकी जगह इज K लगाना पड़ेगा। ये आप लोगों ने वेरिएशंस के अंदर पढ़ा है। ठीक, तो प्रोपोर्शनल हट के यहाँ पे लगा इज इक्वल टू, और A
अपनी जगह पर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अपनी जगह पर, एल अपनी जगह पर। दिस इज नॉन एज कांस्टेंट, ठीक, या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं आप इसको। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो इसमें आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने कांस्टेंट ड्राइव किया था यहाँ से पीछे की तरफ, जब हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जब इसकी हमने निकाली थी इक्वेशन, ठीक, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और इन सब ये प्रोपोर्शनल साइन हटा के हमने के लगाया था। तो के मैंने बोला था कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। इसके लिए आपने एक बात याद रखनी है कि थर्मल कंडक्टिविटी वो होती है, किसी भी मटेरियल में अगर 1 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो इस डिफरेंस की वजह से जो भी हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। इसको लिख लें, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है, इस पूरी बात जो पूरी बात मैंने आपको की है, इसकी पूरी डेफिनेशन इंग्लिश में ये आपके सामने लिखी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं और इसका फॉर्मूला उसके बाद ड्राइव कर लेते हैं कि ये के का फॉर्मूला किस तरह आ रहा है। इसको हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी मटेरियल के अंदर अगर 1 केल्विन डिफरेंस होगा तो उसकी वजह से जो भी हीट ट्रांसफ़र होगी, सही है, उस 1 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होगी उसको थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द अपोजिट फेसेस ऑफ द मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस। अच्छा, मीटर क्यूब की बात हो रही है, ठीक है, तो ये समझ लें कि बेस एरिया की बात कर रही है। बेस एरिया और हाइट ये इस तरह होगा, ठीक है। कोई मटेरियल है तो इसमें कन्फ्यूज़न होएगा कि सर ये मीटर क्यूब कहाँ से आ गया। आगे चलते हैं। मेंटेन अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन, ये देखिए 1 केल्विन की बात की, इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ बता दी कि असल में इसका जो है वो मतलब क्या है। अच्छा, इसको ड्राइव करने के लिए जाहिर सी बात है कि मैंने पिछले जो इक्वेशन है, आप इसको रिवर्स करके देख भी लीजिएगा कि वो इक्वेशन क्या थी। वहाँ से मैंने के को सब्जेक्ट बनाया है, ठीक, और उसके बाद क्यू अपॉन टी यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और मल्टीप्लाई हो रहा है लेंथ से, एरिया से, और डिवाइड हो रहा है किससे, टेम्परेचर डिफरेंस से। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा, नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब ये है कि थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स और नॉन मेटल्स इन दोनों में अलग अलग होती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। अगर मेटल है तो उसमें थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक, और अगर नॉन मेटल्स उसमें कम होगी। अच्छा जी, कंडक्टर्स कहाँ यूज़ होते हैं, यूज़ ऑफ कंडक्टर्स देख लें। कुकर्स में यूज़ होगा, सही है, कुकिंग प्लेट्स में यूज़ होगा, बॉयलर में, रेडिएटर्स, कंडेंसर, रेफ्रिजरेटर। ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है और थ्योरेटिकली भी आपसे पूछ सकता है। एक नंबर की या दो नंबर की आपसे पूछेगा। तो ये हो गई। अब देख लेते हैं कि एग्जांपल 9.1 में आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। द एक्सटीरियर ब्रिक वॉल ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 25 सेंटीमीटर हैज़ एन एरिया ऑफ 20 मीटर स्क्वायर। द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ये अच्छी टेम्परेचर डिफरेंस के लिए आपको बोलेगा कि इनसाइड और आउटसाइड जो है वो टेम्परेचर ये है रिस्पेक्टिवली, तो आपको डिफरेंस निकालना होगा। अब मैं इसको सॉल्व भी करवा देता हूँ आपको, मैंने सॉल्व किया हुआ सारा ये, कि अगर इस तरह कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आपने किस तरह सॉल्व करना है। अच्छा, एंड आउटसाइड इज़ 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड इनसाइड द हाउस, एंड आउटसाइड कितना भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द रेट और एट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द वॉल। द वैल्यू ऑफ के फॉर द ब्रिक इज 0.6, और ये पूरा इसका दिया हुआ। अच्छा, अब डेटा देख लेते हैं। आपको के की वैल्यू भी दी हुई है, अब आपको निकालना क्या है उसको पूरा समझ लेते हैं अच्छी तरह, ताकि अगर पेपर में आ भी जाए तो आप लोग देख सकें। चलिए, सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। लेंथ आपको दी हुई थी 25 सेंटीमीटर, जिसको आपने कन्वर्ट करना है बाद में मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने डिवाइड बाई 100 किया, 0.25 मीटर हो गया। एरिया वॉज ऑलरेडी इन मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। T1 आपको 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इससे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 8 के अंदर, कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड से आप केल्विन में जा रहे हैं तो आपको 273 ऐड करना होगा, ठीक। तो उसको ऐड करने के बाद 308 केल्विन में आ गया। और ये जो आपको दी हुई है, जैसे ये जो निशान है ना, ये हल्का सा आर बनता है, ये मैंने थोड़ा सा यूँ बनाया है, ये हल्का सा यूँ करके आर बनेगा, ठीक। और ऊपर से थोड़ा सा इसको कीजिएगा, ये सिंबल है थर्मल कंडक्टिविटी का, उसकी वैल्यू भी आपको दी हुई है। अब आपने निकालना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जैसे ये टी है, ठीक है जी। ये थोड़ा अगर आपको अच्छा नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको जो है वो GCR के ऊपर भी मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी मैंने जो क्लास को पढ़ा रहा हूँ, जिस क्लास को 9MB को, तो उसको भी मैंने सेंड किया हुआ है। आगे चलते हैं। अच्छा, के की वैल्यू आपने रख दी, ये फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था। के की वैल्यू रखी है आपने, ए आपने थोड़ी देर पहले निकाला था वो रख दिया। एरिया आपको दिया हुआ था ऑलरेडी। टेम्परेचर डिफरेंस 308 माइनस 288। अच्छा, ये 288 कैसे आया होगा, ठीक है। ये 308 तो हमने यहाँ निकाल दिया था। T2 आप लोग निकाल लीजिएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 15 डिग्री सेंटीग्रेड को मुझे
कन्वर्ट करना होगा केल्विन में, तो उसमें भी 273 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 288। इनका डिफरेंस लिया आपने और डिवाइड कर दिया किससे, लेंथ से, तो आपके सामने ये चीज़ आ रही है ना, जूल पर सेकेंड, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आ रहा है। रिजल्ट देख लें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द वॉल इज 960 जूल पर सेकेंड। अगर किसी कैलकुलेशन में किसी थ्योरेटिकल चीज़ में मसला होगा तो आने वाले दिन के अंदर, ये वीक है हमारे पास ये वाला, तो आप लोग मुझसे स्कूल में पूछ लीजिएगा या फिर नोट्स आप लोग ले आइएगा और क्वेरीज उसके बाद जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये मैं आपको समराइज़ यहाँ पे करके बता रहा हूँ ताकि एक दफ़ा आप वीडियो देख लें और चैप्टर कंप्लीट हो जाए हम लोगों का। अगर कोई क्वेरी होती भी है तो आप लोग मेरे पास लेकर आ जाइएगा, तो उसको सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर सेकंड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ कन्वेक्शन। अच्छा, कन्वेक्शन के लिए आपने बात रखना है कि ये फ्लूइड्स में होता है हमेशा, लिक्विड्स एंड गैसेस के अंदर। जो कंडक्शन था वो हमेशा मेटल्स में रहेगा और ये फ्लूइड्स में रहेगा। अब इसको पढ़ लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एक्चुअल मूवमेंट का जो कीवर्ड है ये हमेशा यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का वर्ड अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, फ्लूइड्स का बस वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, तो कन्वेक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस इज नॉन एज कन्वेक्शन। अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो वहाँ पे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की बात आपने पढ़ी होगी। ऑस्मोसिस जो है वो लिक्विड्स में होता है और डिफ्यूजन गैसेस के अंदर होती है वहाँ पर, लेकिन फिजिक्स के अंदर आप कन्वेक्शन यूज़ करेंगे दोनों के लिए। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने बिल्कुल एक चिल्ड पानी लिया, ठीक है, और उस पानी के अंदर आपने गर्म पानी मिक्स कर दिया। गर्म और ठंडा पानी जो है वो मिलाकर एक अलग से आपको टेम्परेचर देगा पानी का, ठीक है, और वो ठंडा पानी जो होगा वो गर्म पानी की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जो गर्म पानी होगा उसका टेम्परेचर ठंडे पानी की वजह से कम हो जाएगा। तो इनका जो मिक्सचर बनेगा वो इन दी एंड रूम टेम्परेचर पे ही पानी का डिफरेंस होगा, और वो कुछ भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर आपने गर्म पानी ज़्यादा डाल दिया तो हो सकता है कि वो टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो। अच्छा, दूसरी एग्जांपल इसकी देखते हैं कि गैसेस के अंदर किस तरह होगा। ठीक है, आपने सुना होगा कि जब गर्मी बढ़ती है तो जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे अगर हवाएं चलती हैं तो उसका जो असर होता है, जो उसका इफेक्ट होता है वो दूसरे शहरों में भी पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है कन्वेक्शन से, ठीक है, इन गैसेस, तो कन्वेक्शन की सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो एटमॉस्फेरिकली अगर मैं बात करूँ तो एक जगह से दूसरी जगह पे जो टेम्परेचर राइज़ कर रहा है या फिर ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम अ हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस, वो आप ले सकते हैं। ठीक, लिक्विड्स के अंदर भी और गैसेस के अंदर भी। कन्वेक्शन करंट्स इन एयर, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। गैसेस ऑल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग, थस कन्वेक्शन करंट्स आर इजीली सेट अप ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ एयर एट वेरियस वेरियस प्लेसेस इन एटमॉस्फेयर। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो आती है ना कन्वेक्शन करंट की, वो आपके पास इलेक्ट्रिक और गैस कोल हीटर्स होते हैं। सही है, घर में जो हीटर्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों के अंदर जब हीटर चलता है कमरे में, ठीक है, तो वो हीटर पूरी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूँ तो एटमॉस्फेयर खुद के अपने आप के अंदर एक सिस्टम है और हीटर जो है वो अपने आप के अंदर एक सिस्टम है। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है सर्दी की वजह से और हीटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीटर जो है वो समझ लें एक हॉट बॉडी है और जो एटमॉस्फेयर है वो कोल्ड बॉडी है। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी एक ट्रांसफ़र हो रही है हीट थ्रू कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन करंट्स इन एयर की अगर एग्जांपल आप देंगे तो यहाँ पे यूजेस की मैं बात कर रहा हूँ। कन्वेक्शन करंट सेटअप बाय इलेक्ट्रिक गैस और कोल हीटर्स हेल्प टू वार्म आर होम्स एंड ऑफिसेज। तो सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो कोल हीटर्स की आती है इसके अंदर। आगे चलते हैं, देखते हैं। द डे टू डे टेम्परेचर चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर रिजल्ट फ्रॉम द सर्कुलेशन ऑफ वार्म और कोल्ड एयर दैट ट्रेवल अक्रॉस द रीजन। यही बात हमने थोड़ी देर पहले की है कि गर्मी और सर्दी, ठीक है, इनकी अगर मैं बात करता हूँ कि किसी जगह गर्मी टेम्परेचर हॉट है, ठीक है, तो और सुबह में हॉट था, शाम में जो है वो ठंडा हो गया। सही है, इसकी रीज़न यही होती है कि सर्कुलेशन हो रही होती है अलग अलग एटमॉस्फेयर से। तो जब हवा ट्रैवल करती है तो वो एक एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करेगी। सही है, सी ब्रीज की एग्जांपल है। आगे लैंड ब्रीज की एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं कि वो इसमें क्या वो बात करेगा। ये भी आपके एसएलओस के अंदर शामिल है और ये दो एग्जांपल आ सकते हैं पेपर के अंदर। तो अब फॉर एग्जांपल किसी जगह का टेम्परेचर तो वो हॉट है, लेकिन वहाँ हवा चलने की वजह से अगर वहाँ पे हवाओं का रुख थोड़ा ज़्यादा है और प्रेशर ज़्यादा है हवा का, तो वहाँ पे अगर हवा चलती है तो वो उस हीट को ट्रांसफ़र कर देती है कोल्ड रीजन के अंदर। सही है, और वाइस वर्सा भी होता है। ठीक है, चलिए अब सी ब्रीज की बात कर लेते हैं। ऑन अ हॉट डे द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इंक्रीजेज मोर क्विकली देन सी। अच्छा, इसकी रीज़न जो है वो हमने क्लास में डिस्कस की थी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड की कम होती है। ठीक है, तो उसके 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में जो हीट चाहिए होती है वो कम चाहिए, तो इस वजह से लैंड का टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज़ भी होता है, डिक्रीज़ भी होता है। लेकिन सी के साथ ऐसा नहीं है। सही है, पानी की जो
जब वाटर की मैं बात करूँ तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1000 है, 1000 इसकी है, और इसकी मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा है, ये 880 समथिंग कुछ थी। तो अच्छा, द एयर अबव लैंड गेट्स हॉट एंड राइजेज अप, कोल्ड एयर फ्रॉम द सी बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द लैंड। जो कोल्ड एयर है वो समंदर से निकलेगी और वो मूव करेगी लैंड की तरफ, सही है। तो ये सी ब्रीज है। अब इसी तरह अच्छा, ये जो सर्कुलेशन हो रही है ना, इसी वजह से एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं, सही है। सुबह में आपको जो है वो गर्मी लग रही होगी और रात के टाइम किसी किसी जगह पर सर्दी भी बढ़ जाती है। लैंड ब्रीज में क्या होता है, एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन सी, बिल्कुल सही है। जिस तरह लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने की वजह से इसका टेम्परेचर राइज जल्दी होता है, मोर क्विकली, ठीक है। लैंड इंक्रीजेज मोर क्विकली, टेम्परेचर तो लैंड इंक्रीजेज मोर क्विकली, इसी तरह इसका टेम्परेचर कूल भी फास्टर होगा क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है ना। Therefore, air above the sea is warmer, rises up, and the cold air from the land begins to move towards the sea. It is called land breeze. बिल्कुल ऑपोजिट है सी ब्रीज का, ठीक। तो इन दोनों चीज़ों को आपने याद करना है और इसकी वर्डिंग्स याद कर लीजिएगा। अगर समझ के याद करेंगे तो आप लोग को याद करने में आसानी होगी। अब आगे चलते हैं। चलिए जी, अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो ग्लाइडिंग का आता है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी हुई है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को फिलहाल के लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि आपने इसको बुक से पढ़कर आना है और उसके बाद इसकी डेफिनेशन हम लोग जो है वो क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हम लोग चलते हैं रेडिएशन की तरफ। रेडिएशन के बारे में आप लोग को पता होगा कि रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तौर पे यूज होती है हीट ट्रांसफर करने के लिए। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे जो है वो सन रेज की बात मैं करता हूँ, सही है। सन रेज के अलावा जो उसकी दूसरी एग्जांपल आती है वो न्यूक्लियर रेडिएशन की भी आती है। तो आप लोगों को पता होगा जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को रखा जाता है वहाँ पे एमिशन इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे एक स्पेशल सूट भी दिया जाता है साइंटिस्ट को जो वहाँ पर काम करते हैं, ताकि रेडिएशन की वजह से जो हीट या फिर न्यूक्लियस है वो उनकी बॉडी में ट्रांसफ़र ना हो जाए, ठीक है। तो रेडिएशन की एग्जांपल आएगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आएगी। इसको देखिएगा, कंडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं मेटल्स के अंदर, कन्वेक्शन फ्लूइड्स के अंदर, गैसेज और लिक्विड दोनों, और रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेगा। और हीट फ्रॉम फायर प्लेस रीचेज अस डायरेक्टली बाय डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है, सही है। ये भी सूरज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये वेव्स का चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा नहीं है 9th में, लेकिन जो रेडिएशन है वो इन फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रेवल करती है, ठीक। रेडिएशन आर एमिटेड बाय ऑल बॉडीज़, बिल्कुल सही है। एमिशन ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन, अच्छा 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है ये कि रेडिएशन बढ़ेगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। सबसे पहली चीज़ कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सब्सटेंस, दूसरा सरफेस एरिया सरफेस टेम्परेचर, और तीसरा सरफेस एरिया। ये 2 क्वेश्चंस, ठीक है, ये आप लोगों ने सर्च करके आना है और ये क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हर किसी के अपने आइडियाज़ होंगे, सही है। तो ये इसको ले लें आप लोग, ये 5 नंबर का और ये भी 5 मार्क्स। तो इसमें 5-5 पॉइंट्स आप लोग लिख कर आइएगा, तो उसको इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करते हैं। पहला जो सवाल होगा ये वाला, इसमें बोल क्या रहा है, वाई डज अ कप ऑफ टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम। इसमें ट्रांसफर हीट है, जाहिर सी बात है, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस है ना, जो कप ऑफ टी है, अब मैं बता देता हूँ आपको उसका आंसर। कप ऑफ टी जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट से उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो होगा क्या कि वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी कोल्ड इन्वायरमेंट की तरफ। अब आपने इसको अपने वर्ड्स में लिखना है पिछले लेक्चर से लेकर, और आगे मेरे पास इसकी क्वेश्चंस भी हैं थ्योरेटिकल जो मैंने सॉल्व करके रखे हैं, वो भी आप लोगों को मैं दे चुका हूँ, तो उसमें भी इसका आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। वाई डज अ ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। जाहिर सी बात है कि जिस तरह हॉट बॉडी से जो आपके चाय का कप है वो हॉट है, वहाँ से जब हीट ट्रांसफ़र हो रही है कोल्ड एनवायरनमेंट में, तो यहाँ से कोल्ड एनवायरनमेंट से ट्रांसफ़र होगी हॉट एनवायरनमेंट में, इस वजह से वो ठंडा हो जाता है। और इन दी एंड थर्मल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूँ, वो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ वन बॉडी एंड द टेम्परेचर ऑफ द सेकेंड बॉडी दे बोथ विल बी इक्वल, सही है। तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब आगे चलते हैं। चलिए जी, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर लेते हैं। ये आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा भी होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग। सनलाइट के अंदर एक तो थर्मल रेडिएशन होती है शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, सही है। अगर वेवलेंथ की बात करूँ तो ऐसे कुछ वेवलेंथ ऐसी होंगी पतली सी, और कुछ होती हैं जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे, ठीक है। अच्छा, इनका डिफरेंस होता है, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, लॉन्गर वेवलेंथ लाइट की, तो ये 2 चीज़ें होंगी। ग्लास एंड ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट्स अलाउ रेडिएशंस ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ टू पास थ्रू बट नॉट लॉन्ग वेवलेंथ्स ऑफ थर्मल रेडिएशंस, थस ग्रीन हाउस अ हीट ट्रैप। अच्छा, होता ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर बात करूँ, जहाँ पे
आपने जो है वो पौधे वगैरह लगाए भी होते हैं, तो वहाँ पे एक पॉलीस्टीन शीट यूज़ होती है, ठीक है। उस पॉलीस्टीन शीट के अंदर कुछ ऐसे होल्स होते हैं, कुछ ऐसी उन्होंने जो है वो बनाया हुआ होता है उसको, कि वहाँ से जब सनलाइट क्रॉस होती है, सही है, तो वहाँ पे जो शॉर्ट वेवलेंथ की जो वो है रेडिएशन है उसको अलाउ कर देता है वो, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ वहाँ से अलाउ नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट करवा देता है। और इसी वजह से होता ये है कि हीट ट्रैप हो जाती है ग्रीन हाउस के अंदर, और इसकी वजह से ये पूरा कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। वो किस तरह? द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बाय ट्रैपिंग मोर हीट ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यही चीज़ ओजोन लेयर के साथ भी होती है ना। ओजोन लेयर के अंदर अगर ज़्यादा हीट ट्रैप हो जाएगी, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा और हीट भी बढ़ेगी, तो इसको नाम दिया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट का। दिस फिनोमेना इज नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ये ग्लोबल वार्मिंग की जो रीज़न है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेगा, पूछेगा पेपर के अंदर, तो आपने ये चीज़ें लिखनी है इसकी डेफिनेशन के साथ। और अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग का जो रीज़न आप लोग लिखेंगे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट लिखेंगे, लेकिन उसको बताएंगे कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो होता क्या है। यहाँ वेवलेंस की सारी बात कीजिएगा, ठीक है, हीट ट्रैप की बात कीजिएगा, ये सारे कीवर्ड्स आपको उसके अंदर लिख के दिए मैं, और फिर इसको लीड करना है आपने ग्लोबल वार्मिंग की तरफ एज अ रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेडिएशन। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहे थे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द कलर एंड नेचर ऑफ इट्स सरफेस, ठीक है। आप लोग जो डेली लाइफ के अंदर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, जो भी आप लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कुकिंग पॉट की यहाँ बात कर रहा है, सही है, इंटीरियर और आउट इसकी बात कर रहा है, जो इंटीरियर कलर होता है उसका और आउटर कलर जो होता है उसको, वो डिपेंड करता है कि उस कलर का नेचर क्या है, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि रेडिएशन भी इस पर भी डिपेंड करती है कि हीट ट्रांसफ़र अगर हो रही है रेडिएशन से तो उसका कलर क्या है और उसका सरफेस एरिया कितना है। द बॉटम ऑफ द कुकिंग पॉट्स आर मेड ब्लैक टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द फायर। हमने पढ़ा है कि गर्मियों के अंदर लोग बोलते हैं ना कि आपको काला रंग नहीं पहनना चाहिए, सही है, या फिर अगर ब्लैक क्लोथ्स आप लोग जो है वो पहन के निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बहुत ज़्यादा होगी, सही है। तो ब्लैक कलर जो है वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करता है, तो इसकी वजह से जो कुकिंग पॉट्स हैं उसके अंदर नीचे ब्लैक जो बॉटम है उसका वो ब्लैक बनाया जाता है। एंड ऑन द अदर साइड द इंटीरियर ऑफ द हॉट पॉट्स इज पॉलिश्ड फॉर रिफ्लेक्टिंग मोस्ट ऑफ द हीट बैक। ये दो एप्लीकेशंस आपको याद रखनी है। वैसे तो आपकी बुक के अंदर और भी हैं, सही है, कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, एप्लीकेशंस भी हैं। ये मैंने एक समराइज नोट्स बनाए थे, यहाँ पे आपके ये नोट्स कंप्लीट होते हैं। और इसके आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके मैंने MCQs भी करवाए हैं, सही है, ये आप लोग देख लें। ये MCQs ये चल रहे हैं पेज नंबर 33 तक, और इन दी एंड इसके 2 न्यूमेरिकल भी हैं, ठीक है। तो ये पूरा सारे नोट्स पढ़ने के बाद और बुक को पढ़ने के बाद अब आपने इसको MCQs को सॉल्व करना है, सही है। इसके मैंने आंसर भी लिख के दिए हैं, और कुछ हैं जिसका मैंने ये कैलकुलेशन करके दिखाई है आप लोगों को, ठीक है। ये पूरी कैलकुलेशन मैंने की है कि जो फैक्टर है 1/2 का फैक्टर, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, तो उसको घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर किसी को कोई भी इशू होता है तो वो क्लास में लेकर आ जाएगा मेरे सामने, सही है। मैं कहीं भी मिल जाऊँ आप लोगों को फ्री टाइम में स्कूल के अंदर, तो आप लोग जो है मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 9 हमारी तरफ से कंप्लीट होता है, और सिलेबस भी कंप्लीट होता है यहाँ पर। चैप्टर 8 की कुछ चीज़ें जो है वो मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दी थी, तो वहाँ से अगर आप लोगों ने उसको पढ़ लिया है तो कोशिश कीजिएगा कि उसकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो अगले 2 से 3 दिन के अंदर आप लोग पूछ लें, ताकि पेपर के अंदर आप लोगों को कोई मसला ना हो। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं स्कूल के अंदर। और सिलेबस से मुतालिक और भी किसी को कोई भी सवाल करने हो तो आप लोग जो है वो स्कूल में मिल के पूछ भी लीजिएगा। और इस चैप्टर के अंदर ख़ास तौर पे चैप्टर 9 के अंदर किसी को कोई मसला होता है तो वो पूछ लीजिएगा। और जो होमवर्क मैंने दिया ग्लाइडिंग का और जो चीज़ पढ़ने का आपको मैंने दी है, लेस्लीज़ क्यूब भी पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, सही, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो उसको घर से अगर आप लोग पढ़ के आएंगे तो मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी होगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।